Assalamu alaikum students, welcome to biology with Medico, chapter number 7 from class metric book. The name is Man and His Environment. इसके अंदर हम कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम, उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, और इकोसिस्टम के अंदर मटेरियल और एनर्जी किस तरह से फ़्लो करती है। उसके अलावा कुछ साइकिल्स डिस्कस करेंगे और इकोसिस्टम के अंदर क्या चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं। उसके अलावा इकोसिस्टम बैलेंस, ह्यूमन के एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, एनवायरनमेंट का ह्यूमन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। तो चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मीन्स के कोई भी चीज़ अलहदा नहीं होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड, उसके इर्द गिर्द जो है वो मटेरियल और एनर्जी फ्लो कर रही होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती है एनवायरनमेंट के ऊपर, कि जहाँ से उसकी ज़रूरियात जो है वो पूरी होती हैं। अब जो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब जो सर्वाइव करते हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, वो एनवायरनमेंट से ही पूरा करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट से मिलती हैं। सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ मटेरियल, अगर वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना हो। अब ये सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो डिपेंड करती है एनवायरनमेंट के ऊपर। और ये साथ साथ जो है वो नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं हम अबायोटिक फैक्टर, और लिविंग के साथ भी करते हैं, जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कहते हैं। अगर हम बात करें अबायोटिक कंपोनेंट की, तो उसके अंदर आ जाते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स। उसके अलावा भी चीज़ें आ जाती हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, लिपिड और भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और फिज़िकल फीचर्स की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर आ जाता है हमारे पास सोलर एनर्जी, विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल और एट्सेट्रा। अगर हम, ये तो हो गई अबायोटिक फैक्टर के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। इसके अंदर आ जाता है हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, क्योंकि बायोटिक फैक्टर के अंदर लिविंग कंपोनेंट आ जाते हैं, तो ये लिविंग चीज़ें हैं। अब साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें, इकोलॉजी की बात करें, और एवोल्यूशन इसके अंदर आ जाता है, ग्लोबल चेंज। ये सारे कंबाइंडली अगर फॉर्म में रखें तो वो हमारे पास कहलाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म, स्पीशी और कम्युनिटीज़ इम्पेक्ट करती हैं नेचर पर, और ह्यूमन किस तरह से अल्टर होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग उसके किस तरह से अपने आप को चेंज करता है। वो सारा कुछ इकोसिस्टम के अंदर होता है। अब बात करते हैं इसके लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि लाइफ इज़ सपोर्टेड ऑन अर्थ विद इन अ थिन एनवलप ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एनवलप के तौर पे जो है वो अर्थ के अराउंड मौजूद हैं, और जिसकी बेसिस पे हमारी लाइफ जो है वो चलती है। कोई भी लाइफ जो है वो अर्थ के नीचे जो है वो बियॉन्ड अर्थ के नीचे नहीं होती, एटमॉस्फेयर के नीचे जो है वो नहीं होती, और ज़्यादा डीप जो है वो अर्थ के उसके अपर क्रस्ट पे नहीं सर्वाइव करता कोई भी लाइफ, क्योंकि लाइफ जो है उसके अंदर आ जाता है हमारे पास सस्टेनिंग एनवलप ऑफ अर्थ, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। एक ये जो है वो एनवलप होता है अर्थ के अराउंड। इकोलॉजी के अंदर बात करें, इकोलॉजी जो है वो ब्रांच होती है इकोसिस्टम की। तो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है बायोस्फीयर तक ख़त्म होता है। तो जिस तरह से हमने क्लास 9 के अंदर डिस्कस किया था कि जो सेल से स्टार्ट होता है, नहीं, उसके जो और भी अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह से हमने बात की थी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, इनसे मिलता है हमारे पास एक न्यूक्लियस, और फिर न्यूक्लियस से फिर सेल से फिर टिश्यू, इस तरह से फिर एंड में जाके हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बन रहा था। तो यहाँ पे जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है, बायोस्फीयर तक ख़त्म होता है। अब जहाँ पे एरिया, एक ऐसा एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको हम हैबिटेट कहते हैं, और वो चाहे लैंड हो, वाटर हो या एयर हो। अब एग्जांपल के तौर पे बात करें, एक हैबिटेट है, एक पॉन्ड है हमारे पास, उसमें फ्रॉग रहते हैं, ठीक है। अब ऐसा ग्रुप
ऐसा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि सेम स्पीशी हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन यही पॉपुलेशन अगर एक पर्टिकुलर एरिया में रहे, एक एरिया या एक हैबिटेट में रहे और वो इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्रेश वाटर है पॉन्ड, ठीक है, इसके अंदर आ जाता है पॉपुलेशन ऑफ हाइड्रिला, और दूसरा आ जाता है पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग, इंसेक्ट्स, वर्म्स, रोहू, और उसके अलावा एनिमल्स के बहुत से काइंड्स होते हैं, वो अगर रह रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ये जो है वो कम्युनिटी एक, ठीक है, पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट करेगी तो वो एक कम्युनिटी बन जाएगी। तो जो भी मेंबर ऑफ कम्युनिटी है वो इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ और कुछ इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ, तो वो हमारे पास अब ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन के दौरान जो एनर्जी भी जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, और उस एरिया को हम कहते हैं कि जहाँ पे ये सारी इंटरेक्शंस हो रही होती हैं उस एरिया को हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब बात करते हैं इकोसिस्टम। टर्म इकोसिस्टम जो है वो फर्स्ट जो प्रपोज़ किया था वो टेंसले ने किया था 1935 के अंदर। उन्होंने कहा था इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट या हाउस, और सिस्टम का मतलब होता है एम्प्लाइज एन इंटरेक्टिंग एरिया, ठीक है, ऐसे एरिया के ऊपर इंटरेक्ट करे हाउस, तो वहाँ पे जो है वो इकोसिस्टम का मतलब उन्होंने निकाला था। अब इकोसिस्टम जो है वो कंपोज होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ भी और कुछ अबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ भी, एज वेल एज फ्लो ऑफ एनर्जी अकर इन अ गिवन एरिया, उसी एरिया के अंदर एनर्जी भी फ्लो करती है। तो इकोसिस्टम जो है वो जितना छोटा हो सकता है, जैसे कि डेड ट्रंक ट्री की तरह, और उतना ही बड़ा हो सकता है ओशियन फॉरेस्ट की तरह। तो ये सारे लार्जेस्ट पॉसिबल मेजर कम्युनिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के अंदर मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ और स्फीयर मीन्स के एक सर्कल, ठीक है, उस सर्कल के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़, भले वो लार्जर हो या भले वो जो छोटी कम्युनिटीज़ हों, लेकिन उस कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत से डिफरेंट काइंड्स के जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस अर्थ के अंदर, तो उसको हम जो है वो बायोस्फीयर कहते हैं। तो ऑल इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम होते हैं अर्थ के ऊपर, वो कंबाइनली और कॉन्स्टिट्यूटली एक जेंट इकोसिस्टम बनाते हैं, मीन्स के एक बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसको हम कह रहे हैं क्या, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो है उसको डिवाइड किया गया है सब लेवल्स के अंदर, जिसको हम बायोम्स कहते हैं, ठीक है। बायोम्स क्या होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे वेजिटेशन भी हो रही है और क्लाइमेट चेंजेस भी आती हैं उस एरिया के अंदर, ठीक है। कोई भी बायोजियोग्राफिकल रीजन होता है उसके अंदर स्पेसिफिक वेजिटेशन होती है, क्लाइमेट होती है, तो उसको हम जो है वो बायोम कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स हैं जिसको जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट कर रहे थे, वो हैं बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर। मीन्स के अबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट तो होते ही हैं, लेकिन वो बायोटिक कंपोनेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके रिप्रोडक्शन को, फीडिंग, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाता है हमारे पास एनाबॉलिज्म भी और कैटाबॉलिज्म भी। बहुत सारे ऐसे अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम के ऊपर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करें तो जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, एयर होते हैं। अब ये 5 जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये इम्पैक्ट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट पर, ठीक है। अब ये किस तरह से जो है वर्क करते हैं, किस तरह से इंटरेक्टिंग मैनर में वर्क करते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास लाइट। तो लाइट एक मोस्ट वाइटल फैक्टर है, इसके बगैर कोई लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। लाइट क्या हमारे पास एक सनलाइट है, सोर्स क्या एनर्जी की हमारे पास इकोसिस्टम के अंदर, वो है हमारे पास सनलाइट। अब प्लांट्स जो एनर्जी को, जो इस लाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर और फिर बनाते हैं उसका जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोसेस के ज़रिए से, वो ग्लूकोज होता है। और वो प्रोसेस कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है वो भी लाइट की मौजूदगी में हो रहा है, और वो लाइट कौन सी है, सनलाइट। तो प्लांट्स कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको ज़रूरत होती है लाइट की, और इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सनलाइट से। तो मेन कंपोनेंट हमारे पास यही होता है, हमारे पास अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर लाइट। अब इसकी और भी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर ये केमिकल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल में आ सके। उसके अलावा प्लांट और एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन
उसकी टाइप होती हैं, किस तरह से इंटेंसिटी और एक्सपोजर ऑफ टाइम ऑफ लाइट, कि किस टाइम पे लाइट को एक्सपोज होना है, इंटेंसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस लाइट इज़ यूटिलाइज, उसके अलावा इस थोड़ी सी लाइट को जो यूटिलाइज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, उसके अलावा सारी चीज़ें अपने हिसाब से अर्थ के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है वो चल रही होती हैं। तो लाइट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, और लाइट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है फॉर विजन, देखने के लिए हमारे, ठीक है। उसके अलावा कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए भी लाइट ज़रूरी होती है। जैसे कि हमने कहा प्लांट अपना प्रोसेस परफॉर्म करता है तो वो लाइट की मौजूदगी में करता है। फ्लावर, सुबह के टाइम अगर फ्लावर खुलता है तो, या फिर जो हमारे पास सन की डायरेक्शन में जो फ्लावर मूव करता है, ठीक है, सनफ्लावर, तो वो भी क्या है, लाइट की मौजूदगी में होता है। विटामिन डी जो ह्यूमन बींग्स के अंदर बन रहा होता है वो भी लाइट की वजह से। और उसके अलावा कोई भी एनिमल्स और कोई भी बर्ड्स माइग्रेट करते हैं लाइट की वजह से, क्योंकि उनको लाइट की नीड होती है। तो ये तो लाइट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बायोटिक फैक्टर के अंदर। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर एक और अबायोटिक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है इकोसिस्टम के अंदर। और टेम्परेचर हाई अल्टीट्यूड्स और हाई लैटिट्यूड्स के अंदर जो है वो बहुत लो होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर कम होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। फ्लोरा और फाउना जो है वो चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंगली इस टेम्परेचर के ज़रिए से। फ्लोरा प्लांट्स को कहते हैं और फाउना एनिमल्स को कहते हैं। डेंसिटी ऑफ एनिमल्स के कितनी जो है वो एनिमल्स मौजूद हैं, तो वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो ड्यूरिंग डे और नाइट चेंज होता रहता है, और सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। कुछ ऐसे बर्ड्स, कुछ ऐसे मैमल्स माइग्रेट करते हैं और हाइबरनेट करते हैं विंटर के अंदर। हाइबरनेट का मतलब होता है विंटर स्लीपिंग। दो तरह की होती हैं स्लीपिंग, एक विंटर स्लीपिंग होती है और एक समर स्लीपिंग होती है, ठीक है। हाइबरनेट विंटर स्लीपिंग को कहते हैं और एस्टिवेशन समर स्लीपिंग को कहते हैं। तो उसके अंदर कुछ एनिमल्स आ गए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में कि जब भी जो है वो सर्दियों का मौसम होता है तो उसमें आपको छिपकलियाँ नज़र नहीं आती, लिजर्ड वो आपको नज़र नहीं आती होंगी। फ्रॉग ज़्यादातर वो जो है वो सर्दियों के मौसम में नज़र नहीं आता होगा, क्यों? क्योंकि वो स्लीपिंग में जा रहे होते हैं, वो सो रहे होते हैं उस सीज़न के दरमियान में। अगर हम बात करें एस्टिवेशन की, समर स्लीपिंग की, तो उसके अंदर आ जाता है हमारे पास क्रोकोडाइल, स्नेल, लंग फिश और डेजर्ट टॉर्टोइस और अर्थवर्म, ये सारी चीज़ें जो है वो मैमल्स या एनिमल्स आ जाते हैं हमारे एस्टिवेशन के अंदर। जब भी गर्मियाँ होती हैं तो ये जाके छुप जाते हैं एक जगह पे, जाके सो जाते हैं। और फिर समर के अंदर जो है वो फ्रॉग आपको ज़्यादातर नज़र आता होगा, क्योंकि फ्रॉग जो है वो विंटर स्लीपिंग करता है, समर स्लीपिंग नहीं करता है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं और सोते हैं, हाइबरनेट और एस्टिवेशन करते हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो एंजाइम की एक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा टेम्परेचर जब भी चेंज होता है तो बहुत सी लाइफ जो है वो उस तरह से सर्वाइव नहीं करी होती, एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर जाता है उस पर भी सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। कुछ ऐसे होते हैं एरियाज़ जिनके अंदर जो है वो कम टेम्परेचर होता है और कहीं पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसके अंदर लाइफ कुछ ऐसी सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। थर्ड हमारे पास आ गया वाटर। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नीड है ये। तो जो सेल का मेजर पार्ट होता है वो हमारे पास होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियर प्लाज्म को हम जो है वो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। मतलब ये एक लिक्विड पार्ट होता है सेल के अंदर। ये एक्ट करते हैं एज अ सॉल्वेंट बहुत सारे कंपाउंड्स के ज़रिए से। रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से जो मिलता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि एंटर होते हैं प्लांट्स के अंदर वाटर के थ्रू और डिज़ोल्व जाते हैं इन डिज़ोल्व फॉर्म में जो है वो उसके अंदर चले जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर लैंड के ऊपर ये कंट्रोल करता है कौन? रेनफॉल करता है और स्नोफॉल करता है। द वेजिटेशन और अर्थ इज डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रेनफॉल। जो वेजिटेशन होती है अर्थ के ऊपर वो भी डिपेंड करती है रेनफॉल के अंदर कि कितनी रेनफॉल होती है, और वहाँ पे प्लांट जो है वो उगना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि ये इसका जो कंट्रोल है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स और एनिमल्स की लैंड के ऊपर, ये डिपेंड करती है इन्वायरमेंट के ऊपर, लाजमी तौर पर वाटर के ऊपर ज़रूर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट जो है वो ग्रो करता है। हमने अभी बात की कि अगर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो प्लांट वहीं उगना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉरेस्ट का ग्रो भी जो है उस एरिया के अंदर होगा जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी। लो रेनफॉल जहाँ पे होगा तो वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, मतलब कम बारिश होगी तो एक्सट्रीम टेम्परेचर वहाँ पे होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं डेजर्ट
कंडीशन हो जाएगी वहाँ पर। तो वाटर का भी इम्पैक्ट बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ आ जाते हैं हमारे पास सॉइल। तो अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है वो कंसिस्ट करती हैं पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर वेरिंग साइज बहुत अलग अलग तरह के जो है वो मौजूद होते हैं उस क्रस्ट अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से प्रोड्यूस होता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक बैक्टीरिया, फंजाई, बहुत सारे हो सकते हैं। हम यहाँ पे बात करें बैक्टीरिया, फंजाई की। तो जहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनिक डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ ऐसे बहुत डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं सॉइल। अब जो डिकम्पोज डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं मौजूद होते हैं सॉइल के ऊपर, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस जो होता है उसके पास सॉइल और उसके पास जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लांट जो है वो जब भी सॉइल के अंदर ग्रो होता है तो वो डिपेंड करता है कि कितना वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतनी ग्रोथ उसकी अच्छी होगी, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी वो किस तरह से वो कितना एब्जॉर्ब करता है। द टाइप ऑफ सॉइल एंड इट्स फर्टिलिटी डिटरमाइंस द फ्लोरा एंड फौना ऑफ एन इकोसिस्टम। ये जो सॉइल है, टाइप ऑफ सॉइल और फर्टिलिटी ये डिटरमाइन करती है कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो है वो फ्लोरा और फौना किस तरह से प्रोड्यूस होगा, किस तरह से बनेगा। अब बात करते हैं एयर की। तो एयर क्या है, सिंपली मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। अब एयर के अंदर डिफरेंट तरह की गैसेस मौजूद होती हैं। गैसेस एनवेलप बन जाता है एक अर्थ के सराउंडिंग में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है इकोसिस्टम के अंदर कि स्मूथ रन होता है इकोसिस्टम इस एयर की वजह से। तो एयर एक मिक्सचर होता है किसका, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर वेपर्स का। मेनली ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट गैसेस की बात की गई है। नाइट्रोजन जो है वो तो इसेंशियल है, बहुत नेसेसरी है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजन एक ये भी इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल होता है फॉर द रिस्पायरेशन ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस की टू प्रोड्यूस द प्राइमरी प्रोडक्ट, और वो प्राइमरी प्रोडक्ट क्या हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। उसके बाद करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, ठीक है, मॉइस्चर। इसकी जो क्वांटिटी है, इसके अंदर वाटर वेपर की क्वांटिटी भी जो है वो कंट्रोल करती है। एयर रेट ऑफ एवापोरेशन के, वाटर का एवापोरेशन रेट कितना होगा, ह्यूमिडिटी ये भी कंट्रोल करती है। एवापोरेशन के एक कूलिंग इफेक्ट है। और ट्रांसपायरेशन, प्लांट की ट्रांसपायरेशन को भी कंट्रोल करना इसी का ही काम होता है एयर का। और द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर एंड इट्स वेलोसिटी कंट्रोल द अदर अबायोटिक फैक्टर। ये एयर जो है ना वो बाकी भी अबायोटिक फैक्टर, एनवायरनमेंट के अंदर जो अबायोटिक फैक्टर है बाकी जो मौजूद है उनको भी कंट्रोल करना एयर का काम होता है। विच इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ एज वेल एज इकोसिस्टम एज होल। बाकी चीज़ों को भी इम्पेक्ट करके, एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें रह रही होती हैं तो उन सबको जो है इम्पेक्ट करती है। तो ये तो हो गया हमारे पास अबायोटिक कंपोनेंट का जिक्र। हम बात करते हैं अब बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अब ये जो है हमारे पास लिविंग कंपोनेंट होते हैं और इनके अंदर सिर्फ दो चीज़ें आ जाती है हमारे पास, एक तो प्रोड्यूसर्स और दूसरा हमारे पास कंज्यूमर्स। सिंपली प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकें, लाइट को ट्रैप करके एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर और उस फूड मॉलिक्यूल्स की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उस केमिकल एनर्जी के ज़रिए से अगर हम प्लांट की बात करें तो वो ग्लूकोज बनाएंगे फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर नीड्स, ठीक है। वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए लाइट को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी के अंदर और फिर फूड बना के अपना गुजर बसर करेंगे, ठीक है। ये प्राइमरी सोर्स होती है एनर्जी हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। और ये प्लांट्स या हम बात करें बैक्टीरिया, अल्जी, ये सारे एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जो भी फोटोसिंथेटिक होता है वो लाइट को ज़रूर एक्सेप्ट करके, ट्रैप करके और फिर फूड बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स किसी से भी नहीं लेते अपना खाना, वो खुद बनाते हैं। लेकिन कंज्यूमर्स की बात करें तो वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो हमेशा दूसरों से लेते हैं या प्रोड्यूसर से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका खाना जो है वो वहीं से उनका मिलता है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, जिनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं, और वो अपनी एनर्जी, अपना फूड जो है वो प्रोड्यूसर से लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग लेवल और ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स,
टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर हर्बीवोर आ जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली फर्स्टली प्रोड्यूसर्स को खाएं, उन्हीं से ही सारा फूड लें और एनर्जी लें डायरेक्टली, तो उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। इसके अंदर जाता है हमारे पास ग्रास हॉपर और कैटरपिलर, जो कि लीव्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, उनको हम हर्बीवोर कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें तो ऐसे कंज्यूमर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करें, उनसे एनर्जी और फूड हासिल करें, उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। उसके अंदर जाते हैं हमारे पास ग्रास हॉपर को कोई खाए कोई और, तो उनको हम जो है वो कार्निवोर कहते हैं। इसके अंदर आ जाता है हमारे पास फ्रॉग और केट, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाता है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर से एनर्जी हासिल करें और फूड हासिल करें, तो उसको हम जो है वो टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं। इसके अंदर आ जाता है हमारे पास कि ग्रास हॉपर को किसी और सेकेंडरी ने खाया, अब सेकेंडरी को ही टर्शियरी खाएगा, तो उसको हम कहते हैं कार्निवोर प्लांट। अगर इस डायग्राम के अंदर देखें तो सबसे पहले इन्होंने प्लांट्स को दिखाया गया है जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद कंज्यूमर्स को दिखाया गया है, उसमें आ गए हमारे पास कैटरपिलर, फ्रॉग, और फिर उसको खाते हैं हमारे पास स्नैक, वो भी कंज्यूमर है, और लास्ट में और जो कि वो भी कंज्यूमर है। तो ये एक सीक्वेंस बनी हुई है कि सबसे पहले लीव्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, उनको ईट करते हैं ग्रास हॉपर जो कि प्राइमरी है, फिर स्पैरो उसको खा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और फिर ईगल ही उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो टर्शियरी कंज्यूमर में आ गया। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड टर्म है जो कि है डिकम्पोजर्स। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल या फूड मॉलिक्यूल्स जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करें, उनको तोड़ें, तो उसको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। इनके अंदर जनरली बैक्टीरिया आ जाता है, फंजी आ जाता है, और ये क्या करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकल करते हैं, क्योंकि दे रिटर्न इट बाय डिकम्पोजिंग एंड कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू अ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना डिकम्पोजर्स का काम होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे नेचर के अंदर। हमारे पास आगे सेकेंड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है हमारे पास एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम एज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो एक होता है साइक्लिक, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक वो जिसका एंड और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम होता है, लेकिन जो नॉन साइक्लिक होते हैं उनका एंड और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब ये ऐसा इकोसिस्टम है कि जिसके अंदर एनर्जी तो फ्लो कर रही है, लेकिन एज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस के ज़रिए से। क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इकोसिस्टम के अंदर, उनको एनर्जी की नीड होती है ताकि वो अपनी लाइफ को स्टे करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। एक प्राइमरी सोर्स होती है इनकी एनर्जी की, जो कि है सोलर एनर्जी, जो कि हमारे सन से आ रही होती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। तो एनर्जी सबसे पहले प्रोड्यूसर्स उसको ट्रैप करते हैं, जो कि फोटोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स के लाइट की मौजूदगी में खाना बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को यूज़ करके कन्वर्ट इनटू एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर एक फूड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और इसी एनर्जी का जो हिस्सा है वो ट्रांसफ़र किया जाता है प्राइमरी कंज्यूमर के पास। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास कैसे एनर्जी जाएगी कि जब वो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे तो उनके पास एनर्जी ट्रांसफ़र जाएगी, और प्राइमरी कंज्यूमर्स को जब खाएंगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स ईट करेंगे, तो इस तरह से एनर्जी प्राइमरी से सेकेंडरी तक ट्रांसफ़र होगी, और इसी तरह से ही सेकेंडरी कंज्यूमर से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी टर्शियरी कंज्यूमर्स तक। तो क्या है कि इस तरह से एनर्जी जो है वो हर लेवल पे ट्रांसफ़र हो रही है टर्शियरी कंज्यूमर्स तक। तो जो स्टेप बाय स्टेप जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फूड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। अब यही जो सीरीज़ है जहाँ पे एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, एक ऑर्गेनिजम्स खा रहा है, फिर उसी को कोई और खा रहा है, फिर उसको कोई और ईट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं एक फूड चेन, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं यूजुअली सिंगल यूजिंग एरोस के मदद से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो है वो नॉट ऑल बट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट लेवल के ऊपर, वेयर इट इज़ स्टोर्ड एज अ प्लांट मटेरियल के फॉर्म में या एनिमल फ्लैश के फॉर्म में वो स्टोर होती है। मोर देन हाफ ऑफ द एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, और सिग्निफिकेंट क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम की जाती है हर लेवल पर। ऑर्गेनिजम्स को खुद ही कंज्यूम करता है,
ताकि फ़ंक्शन को परफॉर्म कर सके, जिससे कि मूवमेंट हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एट्सेट्रा बहुत सारे फंक्शंस हो जाते हैं। देयरफॉर अगर हम बात करें ऑल द एनर्जी एट ईच लेवल, हर लेवल के ऊपर जो एनर्जी है वो पहुंचती है नेक्स्ट लेवल तक, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा रही है तो उसमें जो है वो 10% एनर्जी जो है वो एज ए हीट के फॉर्म में लॉस होती है, ठीक है, जब भी वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो जो रिडक्शन एनर्जी के अंदर रिडक्शन आ रहा है, ट्रांसफ़र होते होते जो एनर्जी के अंदर रिडक्शन आ रहा है हर लेवल के ऊपर, इकोसिस्टम के हर लेवल के ऊपर, तो उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पायरामिड। तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, तो उस पायरामिड को हम कहते हैं पायरामिड ऑफ एनर्जी। पायरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, हमेशा वो इन्वर्ट ही रहता है, वो कभी भी अपराइट नहीं होता, इन्वर्ट होता है पायरामिड ऑफ एनर्जी। तो इस डायग्राम के अंदर ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से सबसे पहले सनलाइट को प्रोड्यूसर्स ट्रैप करते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स उसको एनर्जी हासिल करते हैं, और फिर कार्निवोर इसी तरह से प्राइमरी से एनर्जी हासिल करते हैं। फिर वही रिस्पायरेशन का प्रोसेस, वही एक्सक्रीशन का प्रोसेस, दोबारा से डिकम्पोजर्स आएंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, और फिर सनलाइट के फॉर्म में दोबारा से वो एज एनर्जी चल जाएगी और दोबारा से वो आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम एज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक हमने पहले आपको बताया कि वो प्रोसेस होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम होता है। अब इसमें हम कैसे बात करेंगे, कैसे समझ आएगा कि सेम है। इसमें हमारे पास दो प्रोसेस दिए गए हैं, एक है हमारे पास फूड चेन और दूसरा हमारे पास है फूड वेब, और दूसरा जो हमें प्रोसेस साइकिल दिया गया है वो साइकिल है बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो सबसे पहले फूड चेन और फूड वेब की बात कर लेते हैं। तो फूड चेन एक सीरीज़ या यूनि डायरेक्शन में मूव करती है। इकोसिस्टम के अंदर जो फूड मटेरियल फ्लो कर रहा होता है, प्रोग्रेस कर रहा होता है, तो फूड चेन के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक ऑर्गेनिजम्स आएगा, उसको फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, फिर तीसरे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इसी तरह से होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रासलैंड है, मीन्स के ऐसी ज़मीन जहाँ पे ग्रास उगती है, ठीक है, पत्ते वगैरह हैं, और वो उनको हम क्या कहेंगे, वो प्रोड्यूसर्स है क्योंकि वो प्लांट है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रास को हमने पहले ही बात की, ये ग्रास होप पर जो है वो ग्रास के ऊपर ही चलते हैं, मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पे ग्रास मौजूद होती है तो उसको जो है वो ईट करेंगे। उसके अंदर दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमने ग्रास ऊपर पढ़ा, ठीक है, लोकस्ट आ गया और रैबिट्स, ठीक है। अब यही ऑर्गेनिजम्स को कोई और ऑर्गेनिजम्स खाएं, ठीक है, जैसे कि स्पैरो हो गया, लिजर्ड, जैकल्स, ये ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो कि ग्रास ऊपर, लोकस्ट और रैबिट्स को खाएंगे रिस्पेक्टिवली। एक सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात हो रही है, लेकिन अगर टर्शियरी की बात करें तो उसके अंदर आ जाता है हमारे पास हॉक्स और टाइगर्स, ठीक है। तो जैसे कि ये एग्जांपल्स हमने पढ़ी ऊपर, तो ये क्लियर करती हैं कि फूड मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होता है प्रोड्यूसर से लेके हर एक ऑर्गेनिजम्स तक एक सीरीज़ के फॉर्म में, ठीक है, यूनि डायरेक्शन में। तो प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स विथ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग इज़ नॉन एज फूड चेन, मतलब एक खा रहा है, उसी को ही दूसरा खा रहा है, फिर उसी को ही तीसरा खा रहा है, तो ये क्या है, एक सीरीज़ की फॉर्म में, तो उसको हम कहेंगे फूड चेन। अब यहाँ पे एक डायग्राम भी हमें दिखाई गई है कि प्लांट है, इसको फिर स्मॉल फिशेस खा रही हैं, फिर लार्जर फिशेस खा रही हैं, उसके बाद आखिर में बर्ड ईट करें जो कि है डक, ठीक है। नेचर के अंदर जो है वो सिंपल फूड चेन रेयरली मौजूद होती है, मीन्स के बहुत कम हमें दिखाई देती है फूड चेन। ज़्यादातर जो हमें दिखाई देती है, कौन सी दिखाई देती है, फूड वेब। वेब का मतलब होता है एक नेटवर्क, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड ड्राइव करते हैं फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेज, और इवन द सेम ऑर्गेनिज्म मे बी ईटिंग by several organisms of a high trophic levels, or an organism may feed upon several different kinds of organism of a lower trophic level। मीन्स सिंपली ये बताया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म से उसी को दूसरा खा रहा है, लेकिन वो क्या है कि एक ऑर्गेनिजम्स वो दो चीज़ों को खा रहे हैं, लेकिन तीसरा ऑर्गेनिज्म उन दोनों को भी खा सकता है, तो उसको हम कहते हैं फूड वेब। या इन सिंपल हम कह सकते हैं कि इस डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन्स को मिला के हम एक फूड वेब बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल भी दी गई है कि सिंपल एक हमारे पास ग्रास है, ठीक है। अब ग्रास को सबसे पहले ग्रास हॉपर भी खा सकता है, रैबिट्स भी खा सकते हैं और ग्रेन्स भी खा सकते हैं, ठीक है।
अब आ जाते हैं ग्रास हॉपर को लिजर्ड भी खा सकता है और स्पैरो भी खा सकता है। लेकिन बात करें ग्रेन की तो उसको माउस भी खा सकता है, लेकिन माउस की बात करें उसको हॉक्स और स्नेक खा सकते हैं। तो क्या है कि फूड चेन कंबाइनली मिल के एक फूड वेब बनाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रहा है चेन से, तो एक फूड वेब बनाती है हमारे पास। तो अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की कि एक इंग्लिश इकोलॉजिस्ट था चार्ल्स एल्टन, उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया इकोलॉजिकल पिरामिड्स का 1927 के अंदर। उन्होंने एक कॉमन ऑब्जर्वेशन दे दी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ एनिमल्स हैं एट लो ट्रॉफिक लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और हाई पे कम है। तो उन्होंने एक इकोलॉजिकल पिरामिड की को डिफाइन कर लिया कि जो भी इंडिविजुअल्स एक ट्रॉफिक लेवल पे रह रहे हैं उनका बायोमास, उनकी जो एनर्जी है वो वेरियस ट्रॉफिक लेवल पे, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे कम होती जाती है। 2 ऑफ देम आर गिवन हियर, मीन्स के इकोलॉजिकल पिरामिड्स 2 तरह के होते हैं, एक पिरामिड ऑफ नंबर हो गया और एक पिरामिड ऑफ बायोमास हो गया, ठीक है। तो अब सिंपली ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनके ऊपर इंडिविजुअल जो है वो अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी मौजूद है। लेकिन क्या है कि हम जब ट्रॉफिक लेवल्स के नीचे जाते हैं, फ्रॉम लोअर टू हायर, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो एनर्जी और बायोमास दोनों में चेंज आता है, दोनों ही डिक्रीज एंड इंक्रीज होते हैं। तो सबसे पहले हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो वो हमेशा अपराइट होता है। तो सिंपल क्या है कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। सिंपल कह रहे हैं कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन करें कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं एक हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर डिफरेंट मौजूद हैं, तो नंबर्स के बेसिस के ऊपर इन्होंने पिरामिड ऑफ नंबर दे दिया है कि जब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को काउंट किया गया हर एक लेवल के ऊपर, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब जैसे कि हमारे पास माइस है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है देन द स्नैक्स, तो स्नैक्स क्या करेंगे, माइस को खाएंगे, मतलब फीड करेंगे उसके ऊपर। तो नंबर ऑफ़ ईगल्स की बात करें वो बहुत कम है स्नैक्स से। तो ये जो रिलेशनशिप है ये एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, और जिस पिरामिड को हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। ये हमेशा अपराइट होता है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम बात करें कि ये अपराइट होता है, ठीक है। ये दूसरी टाइप होती है रिप्रेजेंट करने के लिए कि टोटल बायोमास कितना है कि हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, ठीक है। तो बायोमास क्या होता है कि टोटल मास ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया, मीन्स कि एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना ऑर्गेनिक मैटर, ड्राई ऑर्गेनिक मैटर टोटल मौजूद है, उसको हम बायोमास कहते हैं, ठीक है। इसी पिरामिड को हम पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि एक हायर फीडिंग लेवल पे बहुत कम मास मौजूद है एज़ कम्पेयर टू दैन द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम एनर्जी लॉस इन अ फूड चेन एट ईच ट्रॉफिक लेवल, मीन्स के बायोमास कम होने के साथ साथ एनर्जी भी लॉस होती है फूड चेन के अंदर। हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो है वो बायोमास कम होने के साथ साथ एनर्जी भी लॉस होती है। तो सिंपली पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है कि जहाँ पे बायोमास ज़्यादा होगा वहाँ पे एनर्जी कम होगी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि हायर मीन्स के जो सबसे हायर लेवल पे है, ट्रॉफिक लेवल हाई है जो, वहाँ पे बायोमास तो कम है और एनर्जी भी लॉस हो रही है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स।